साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सोमवंशी। आप इस वक्त मेरे साथ मठाधीश.com पर हैं। सत्ता मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सेवा का एक माध्यम है और जिस दिन मैं यह जानूंगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूं, उस दिन मैं सब कुछ छोड़ करके चला जाऊंगा। यही कहा था योगी आदित्यनाथ ने करीब 1 महीने पहले, जब पूरे देश भर में चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाने के बाद योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। यह चर्चा केवल इसलिए थी क्योंकि 2 दिन पहले जेल से छूटकर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 बयान दिए। पहला बयान उन्होंने दिया कि नरेंद्र मोदी 2 वर्ष के बाद 75 वर्ष के हो जाएंगे, तब भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएगी। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया था कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व इस बयान का खंडन या इस बयान के बारे में किसी तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं था। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल के पहले बयान, जो नरेंद्र मोदी को लेकर के था कि वह 75 वर्ष के हो जाएंगे तो संन्यास ले लेंगे और प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे, इसका खंडन अमित शाह ने तुरंत कर दिया। जाहिर है योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में जिस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया था, उसका भी खंडन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा खंडन नहीं आया। इसी बीच जब एक महिला एंकर ने योगी आदित्यनाथ से पूछा तो उन्होंने यही बयान दिया। कहा जाता है कि उनका इस तरह का बयान देने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि वह अपने पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर दोनों जगह जहां जहां पर भी उनके कथित रूप से विरोधी हैं, सबको यह संदेश देना चाहते थे कि वह सत्ता के लोभी कदापि नहीं हैं। अब हम बात उस घटना की भी करेंगे जो घटनाएं उनके मुख्यमंत्री, जब वह 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद साल भर के भीतर ही जैसे घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में होने लगे, जिससे ऐसा समझ में आने लगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उस घटना का भी हम जिक्र करेंगे। उस घटना का हम जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि इस देश के एक जाने माने पत्रकार हैं श्यामलाल यादव जी। 2 बार पत्रकारिता के प्रतिष्ठित पुरस्कार रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित हैं और उनकी किताब का नाम है एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश नाम की इस किताब में योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने 16 पन्नों में इत्मीनान से लिखा है। उनकी कार्यप्रणाली और उनके जिस तरह का उनका तौर तरीका है काम करने का, राजनीतिक रूप से अधिकारियों के बीच में, सब कुछ विस्तार से बताया है। और यह भी बताया है कि साल भर के बाद ही उनके मुख्यमंत्री बनने के उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। इस किताब में यह भी बताया गया है कि किस तरह से 6 जुलाई 2020 को ब्राह्मण चेतना परिषद बनी, किस तरह से 17 दिसंबर 2019 को 100 विधायकों ने अपनी ही सरकार, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ लखनऊ में धरना दिया। यह सब कुछ अनायास ही नहीं था, हम आपको इत्मीनान से बताते हैं। 19 मार्च 2017 को रविवार के दिन मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं। कुछ लोगों ने किसी के पसंद बताया, कुछ लोगों ने किसी के पसंद बताया, लेकिन अंततोगत्वा इतना है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और साल भर के बाद ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं, कभी लखनऊ से, कभी दिल्ली से। अब हम आते हैं 2019 में। सिर्फ 2 वर्ष बीते थे उनकी सरकार को बने हुए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायक अपनी ही सरकार और अपनी ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना देते हैं। यह घटना 17 दिसंबर की है, 2019 की है, यानी 2019 का साल बीत रहा था। इसके बाद हम आते हैं 2020 में। सिर्फ 6 से 7 महीने ही बीते थे, इसी बीच एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी होती है और
उसकी पुलिस से मुठभेड़ के साथ एनकाउंटर हो जाता है। सिर्फ 2 दिन के भीतर तत्कालीन कांग्रेस के एक नेता जितिन प्रसाद एक संगठन बनाते हैं। संगठन का नाम रखा जाता है ब्राह्मण चेतना परिषद, और उस संगठन का उद्देश्य रहता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों की खोज करके हत्याएं की जा रही हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, इसके लिए हमको इस तरह का संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ गई। यहाँ तक बात आप लोग समझ गए। ये 6 जुलाई 2020 की बात है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा सके कि वह सरकार नहीं चला पा रहे हैं, या सरकार में तमाम सारी तानाशाहियां हो रही हैं, सरकार जाति विशेष को लेकर के काम कर रही है या जाति विशेष के खिलाफ काम कर रही है। यह नैरेटिव सेट किया जा रहा था। अब आते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2021 आता है। 2021 आता है। जितिन प्रसाद साहब जो ब्राह्मणों को बता रहे थे कि इस सरकार में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिस मुख्यमंत्री को वो टारगेट कर रहे थे, उसी मुख्यमंत्री की सरकार में जितिन प्रसाद साहब शामिल हो जाते हैं। कब? ब्राह्मण चेतना परिषद बनाने के 10 से 11 महीने के बाद। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितिन प्रसाद साहब प्राविधिक शिक्षा के कैबिनेट मंत्री बनते हैं, लेकिन किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं थे। उनको एमएलसी बनाया जाता है। अब सोचने का विषय यह है कि जो आदमी 10 महीने पहले जिस मुख्यमंत्री को ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार करने वाला बता रहा था, वो उसी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। यह सब कुछ ऐसा लगता है कि एक निश्चित तौर पर एक तैयारी की गई थी कि जितिन प्रसाद इस तरह से करेंगे, संगठन बनाएंगे, ब्राह्मणों को जागरूक करेंगे कि सरकार के खिलाफ उनको क्या करना है। ये सब कुछ हुआ। इसके बाद हम आते हैं उनकी किताब पर, डॉक्टर श्यामलाल यादव जी की किताब पर। डॉक्टर श्यामलाल यादव ने उसी महीने का जिक्र किया है जिस महीने में जितिन प्रसाद योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री बनते हैं। वो महीना था जून का। कहा जाता है कि यही वह महीना था जिस महीने में योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को, दिल्ली में बैठे हुए नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे बड़े नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी यह समझ में आ गया था कि यदि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश की गई, योगी आदित्यनाथ को अपने पद से हटाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत कमज़ोर स्थिति में चली जाएगी। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि उस समय योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया था कि यदि मुझको पद से हटाया जाता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में इसके अलावा कोई पद नहीं लूंगा, मैं चुपचाप अपने मठ में चला जाऊंगा। यह सुनते ही भारतीय जनता पार्टी में जो लोग योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिशें कर रहे थे, उनको सांप सूंघ गया। वे लोग शांत हो गए और मामला ठंडा हो गया। लेकिन आपको हम एक चीज़ बताएंगे कि यही वह महीना था जिस महीने में योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर गए थे। वो दिन था 22 जून का। चूंकि रायता फैल चुका था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह की साजिशें चल रही थी, चाहे अनचाहे उत्तर प्रदेश के लोगों को, जनता के बीच में यह नैरेटिव जा चुका था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ लोग उनकी ही पार्टी में साजिश कर रहे हैं। अब डैमेज कंट्रोल की बारी थी, और डैमेज कंट्रोल हमेशा वही करता है जो डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में रहता है। आप लोग समझ गए होंगे, मैं बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहा हूं। समय था नवंबर, यानी जुलाई के बाद आने वाला नवंबर, 4-5 महीने के बाद की बात है। 56वां डीजीपी का सम्मेलन हो रहा था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। योगी आदित्यनाथ आते हैं और नरेंद्र मोदी आते हैं और योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रख के एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और एक वीडियो बनवाते हैं और उसको अपने ट्विटर से पोस्ट करते हैं। और उसके नीचे की लाइनें आप सुनिए, लिखा क्या रहता है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। यह केवल एक पोस्ट नहीं था,
या डैमेज कंट्रोल का एक तरीका था जिसमें नरेंद्र मोदी काफ़ी हद तक सफल रहे। लेकिन समस्या इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वे कौन लोग हैं जो बार बार साजिशें कर रहे हैं। यह खबरें कहां से निकलती हैं कि योगी आदित्यनाथ अब गए तब गए। लेकिन यहां पर एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साधारण मुख्यमंत्री नहीं हैं। यदि हम 1952 से लेकर के अभी तक की बात करें तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने न केवल 5 साल एक सरकार सफलतापूर्वक चलाई है, बल्कि 5 साल बीतने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक लौट करके आए और दूसरी सरकार बनाने का भी रिकॉर्ड केवल योगी आदित्यनाथ के नाम से है। इसके अलावा इसी उत्तर प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा कारनामा नहीं करके दिखाया। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, सरकार और संगठन दोनों इस बात को ध्यान रखेंगे और योगी आदित्यनाथ को काम करने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।